जैसे कि हम भारत से अमेरिका जाएंगे तो हमारे रुपए चेंज करने पड़ेंगे ना, डॉलर बनाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम जब यहाँ से जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे हम, तो हमें हमारे जो रुपए हैं, जो नोट हैं, ये भारत के नोट वहाँ तो चलने वाले नहीं हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हमें क्या है कि हमें जो भी रुपए चेंज करना है, सोना चेंज करना है, कपड़े चेंज करना है, जो भी आपको चेंज करना है और वहाँ पर चाहिए, आपको ऊपर स्वर्गलोक में चाहिए, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको परोपकार, दान करना पड़ेगा। अगर आप दान करेंगे तो आप ऊपर भी वही चीज़ प्राप्त करेंगे, और अगर आप दान नहीं करेंगे, आप परोपकार नहीं करेंगे, तो आप आपके साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि व्यक्ति कुछ लेकर आता है और कुछ देकर ही जाता है। जैसे कि हम लोग हैं, हमको जो लिखने का जो शौक़ है, या हम लिख रहे हैं, ये कोई हमारी इच्छा से नहीं लिख रहे हैं, ये किसकी इच्छा से लिख रहे हैं, उसकी इच्छा से। ये काम हमको करके जाना है, ये हम काम करके जाएंगे तो ही हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर ये कहने की ज़रूरत है कि हमें कुछ लेकर आए हैं और कुछ देकर अवश्य ही जाएंगे। और साहित्यकार तो इसमें बहुत आगे है, वो बहुत कुछ कर रहा है समाज के लिए, देश के लिए, इस विश्व के लिए, तो वह बधाई का पात्र है। इसके पश्चात मैं पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मीरा जोगलेकर जी को। स्वागत कीजिए। आदरणीय मंच एवं सभी सुधी कथाकारों को नमस्कार। मैं मेरी कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कथा का शीर्षक है अपना घर। ये अपना घर हर स्त्री के लिए मन में भावना रहती है, हर स्त्री के, कि अपना घर होना चाहिए। और हर घर में या आसपास में कहीं ना कहीं ये दोहरे मापदंड होते हैं, वो मैंने उतारे हैं यहाँ पे। मालिनी पढ़ी लिखी समझदार बहू थी। ससुराल में आए अभी 2 साल ही हुए थे कि सास ने ताने मारना शुरू कर दिया। मालिनी सोचती, कौन उलझे इनसे, मेरी शिक्षा का क्या फ़ायदा, ये सोचकर चुपचाप सुन लिया करती थी। फिर उसने एक दिन हिमांशु से कह ही दिया, अब यहाँ मैं ताने सुनते नहीं रह सकूँगी। हर समय दूध का हिसाब, सब्जी का हिसाब उगता चुकी हूँ इन सब बातों से। आप एक लमसम अमाउंट क्यों नहीं दे देते मेरे सामने। हिमांशु कहता, मैं पूरी तनख्वाह भी दे दूँ तो माँ कहेगी कम ही दिए हैं। हिमांशु अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था। तो मालिनी कहती, तो अब मुझे कुछ दिन के लिए मायके भेज दो। मायके से आने के बाद भी हिसाब का वही ढर्रा, चावल इतने रुपए किलो, सब्जी इतने रुपए किलो। एक बार मालिनी को हिमांशु से कहते सास शशिकला, सिनेमा फेम। शशिकला ने सुन लिया। मालिनी कह रही थी, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सब कुछ मेरा अपना हो, अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपने दाल चावल। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह खटती रहती हूँ, मेरे काम का हिसाब कौन करेगा। मेरा स्वाभिमान मुझे कचोटता है। ये सुन के सासू माँ की कमान से तीर छूटे बिना कहाँ रहने वाला था। बोली, अलग रहने की तैयारी हो रही है। मेम साहब को अपना घर चाहिए, अपना घर, अपना घर। रह के देख लो, अभी आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। यहाँ तो घर का किराया भी नहीं देना पड़ता है। मालिनी चुप का घूंट पीकर रह गई। अगले ही माह मालिनी की ननद संजना का विवाह हुआ। ससुराल में बड़ा सा घर, आंगन, बगीचा, सब कुछ। आखिर सास तो सास ही होती है। उसकी सास ने भी ताने मारना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर संजना की जीत हुई। उसने विकास से कह के अलग फ्लैट में अपनी गृहस्थी बसा ली और पूजा में, दावत में अपने सब मायके वालों को भी बुलाया। और दावत के समय मेरा अपना घर कहकर डींगे मारती रही। मामी ने तो पूछ ही लिया, संजना तुम्हारा तो ससुराल में बहुत बड़ा घर है, फिर तुम्हें छोटे से फ्लैट में आने की क्या ज़रूरत। आन पड़ी, हमें अपना घर चाहिए था जहाँ कोई ताने मारने वाला ना हो। शशिकला ने उस बात को बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ ना, कैसे सुनेगी सास के ताने जो हर समय हिसाब करे। मेरी बेटी बेवकूफ़ थोड़ी है। मालिनी तो सुनकर भौचक रह गई। थैंक यू। अर्ज़ किया है कि प्यार से मैंने उससे एक बार पगली कह दिया। प्यार से मैंने उससे एक बार पगली कह दिया, और ख्वाब में आती है तब से हाथ में पत्थर लिए। क्या बात। प्यार से मैंने उससे
एक बार पगली कह दिया और ख्वाब में आती है तब से हाथ में पत्थर लिए। अंधेरे उनकी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और मैं बिल्कुल शाम नहीं होने दूंगा और तुरंत बुला लेता हूं अपने मंच पर श्रीमती रंजना श्रीवास्तव जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रंजना श्रीवास्तव। ये लघु कथा का शीर्षक है परम धाम की माटी। परम धाम की माटी। एक समय की बात है, एक इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। एक इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। प्राण निकलना चाह रहे थे पर निकल नहीं पा रहे थे। मानो पूर्व जन्म का कोई पाप रास्ता रोक कर खड़ा था। कोई हिसाब था जो अब तक पूरा नहीं हुआ था। काफी संख्या में लोग वहां आकर इकट्ठे हो गए थे। तभी कहीं से एक महापुरुष भी वहीं आकर खड़े हो गए। महापुरुष के चेहरे पर अपूर्व तेज था। आसपास खड़े लोगों के मन में एक आशा सी बंध गई। उन्होंने महापुरुष से पूछा, महात्मा जी, आप ही इसका कोई उपाय बताइए जिससे ये पीड़ा से मुक्त होकर अपने प्राण त्याग सके। महात्मा ने कहा, कर्मों का हिसाब शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, अगर परम धाम की माटी लाकर इसका तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। सभी चुप। अब परम धाम की माटी लाना कैसे संभव था? मुश्किल आ गई। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आकर जोर से बोला, ये लो परम धाम की माटी और तिलक कर दो। ये लो परम धाम की माटी और तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर पास खड़े एक व्यक्ति ने अचानक माटी ली और उस मृतप्राय आदमी के माथे पर जैसे ही तिलक किया, कुछ ही क्षणों में वो पीड़ा से एकदम मुक्त होकर शांत हो गया। ये चमत्कार देखकर सब हैरान थे। प्रश्न था कि परम धाम की माटी कोई कैसे ला सकता था, वो भी एक छोटा सा बच्चा? हो ही नहीं सकता था। लोगों ने महात्मा को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देख डाला, मानो आज सच झूठ का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। महात्मा को अपने ऊपर ही शक होने लगा। बच्चे से पूछा, बेटा, ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा परम धाम है जहाँ से तुम कुछ ही पल में मिट्टी लेकर लौट भी आए? बच्चा बोला, बाबा जी, एक दिन हमारे स्कूल में बताया था कि माँ की सेवा करने से ही परमात्मा खुश होते हैं और माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। तो मैं माँ के पैरों के नीचे की मिट्टी ले आया। परम धाम का मतलब स्वर्ग ही है ना। धन्यवाद। पास है और ऐसे साहित्यकार जब हमारे बीच रहते हैं तो मन प्रसन्न क्यों नहीं होगा? मन तो प्रसन्न होना ही है। और हम गौरवान्वित भी होते हैं। ये विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन गौरवान्वित होता है और इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती माया शर्मा जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती माया शर्मा। तो मेरी लघु कथा का शीर्षक है चादर डालना या चादर उड़ाना। ये आपने सुना होगा, पंजाब में बहुत चलता है, ये प्रथा है। ये एक बानी की शादी 18 की होते ही पक्की कर दी गई। लड़का फलों का व्यवसाय करता था। शादी के बाद दोनों पति पत्नी प्यार से रहने लगे और जल्द ही उनके घर पहली संतान ने जन्म लिया। और इसके बाद लगातार प्रतिवर्ष उनके यहाँ एक एक बेटा और आता गया। इस प्रकार बानी ने 5 वर्ष के वैवाहिक जीवन में 3 बेटों को जन्म दिया। एक दिन बानी का घरवाला महेंद्र हमेशा की तरह फलों की खरीदारी करने जा रहा था और अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और
दुर्भाग्यवश महेंद्र की उसमें जान चली। जब ये खबर बानी और घर वालों तक पहुंची तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, पर मृत शरीर को देखकर उन्हें बड़े भारी मन से इसे स्वीकारना पड़ा। सारी रस्में पूरी की गई, पर बानी पर तो मानो बिजली ही गिर पड़ी। उसके सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसके मन में अनेक विचार आने लगे। कैसे होगा 3 बच्चों का पालन पोषण, कैसे कर पाऊंगी मैं सब। मैके की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। माता पिता, 3-4 भाई बहन, बड़ी मुश्किल से उनकी गुजर बसर होती थी। उस पर यह दुखदाई खबर, दामाद नहीं रहे। इस खबर ने सबको अंदर तक हिला दिया। सब जोड़ तोड़ में लग गए। बानी की माँ ने एक तरीका निकाल ही लिया। बानी का एक कुंवारा देवर रविंदर था। उसके नाम की चादर इसे उड़ा देंगे, ऐसी सलाह घर में बन गई। जब इस तरह की बात उसके ससुराल वालों से की गई तो उन्हें भी यह बात ठीक लगी। तो उन्होंने अपने बेटे रविंदर से बात की। वो तो ये बात सुनकर घबरा ही गया। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? कल तक मैं जिसे भाभी कहता था, आज उसे मैं पत्नी कैसे बना लूँ? और इसी पशुपेश में, चिंता में, वह बिना किसी को बताए घर से कहीं चला गया। सबको बहुत फिक्र हुई। उसको ढूंढना शुरू किया। 2 दिन बाद पता चला वो दोस्त के घर में है। उसे लाया और उसे हर एक ने तरह तरह से समझाया कि बेटा, घर के बच्चे घर में ही रह जाएंगे, बच्चों को बाप मिल जाएगा। इस तरह से उसे समझाया गया, लेकिन 6 महीने लगे उसे स्वयं को समझाने में, और अंततः वह राजी हुआ। और इसके पश्चात उसके नाम की चादर बानी को उड़ा दी गई।